हेलो बच्चों, आरएम आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की चैप्टर्स लेकर आई थी। साइकोलॉजी मैंने फिनिश कर चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी की चैप्टर्स लेकर आई हूँ। सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका, यानी कि जो 12th क्लास की सोशियोलॉजी में आपको कराऊंगी। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है, जो यानी कि खंड का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। यानी कि जो भी इसका इंट्रो है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में आपका सिर्फ 2 या 3 टॉपिक मेन है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक है वर्ग, समुदाय और उपनिवेशवाद। यानी कि ये 3 टॉपिक हैं जो इसमें मेन है, और इन टॉपिकों के बारे में ही बताऊंगी। और थोड़ा सा इसका इंट्रो बता देती हूँ। यानी कि समाजशास्त्र के जनक, यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? समाजशास्त्र के जनक फ्रांसीसी विद्वान है, जिसमें जो अगस्त कॉम्टे उनका नाम है, और उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का पहली बार यूज किया था। समाजशास्त्र को वैसे कई डेफिनेशन भी दी गई हैं इसमें, तो मैं कुछ डेफिनेशन आपके समक्ष लेकर आई हूँ। जैसे उसमें ओडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वो समाज व विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यानी कि अगर दूसरा है इसमें मेकाइवर तथा पेज में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा इन संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। किम्बल यंग ने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसमें ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में है। यानी कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने पेपरों में भी इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसके अलावा समाजशास्त्र के अलावा इसमें भारतीय समाज की या सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताएं, यानी कि जो भी समाज में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं सामाजिक और सांस्कृतिक, उनके बारे में एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जैसे अनेकता में एकता, यानी कि समाज में क्या है? अनेकता में एकता पाई जाती है। यानी कि अनेक जाति अनेक धर्म के लोग रहते हैं, पर वहाँ क्या है? सब लोगों में भारतीय, यानी कि भारतीय होने की एक एकता पाई जाती है। दूसरा है वर्ण आश्रम और जाति व्यवस्था। हमारे हिंदू समाज में 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। यानी कि वर्ण व्यवस्था को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि उनको ऊपर से नीचे तक उनको डिवाइड किया गया है। दूसरा उसमें है आश्रम। आश्रम में आ जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम आपका, दूसरे नंबर पे गृहस्थ आश्रम, तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ आश्रम और चौथे नंबर पे है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम भी बताए हैं। तो इसमें वर्ण आश्रम और जाति व्यवस्था में ये है। संयुक्त इसके बाद है संयुक्त प्रणाली व्यवस्था। संयुक्त प्रणाली व्यवस्था में क्या है? यानी कि वैदिक काल से ही और आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप से सब लोग क्या है? अपने परिवार में संयुक्त परिवार से ही रहते हैं। इसके बाद आ जाता है विवाह के स्वरूप। विवाह के स्वरूप में आपका एक विवाह और बहुविवाह प्रचलित रहा है। यानी कि एक पत्नी का कई लड़कों के साथ विवाह, या फिर एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ विवाह, यानी कि इस तरह के विवाह देखने को मिले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक में। पितृसत्तात्मक परिवार की प्रधानता, यानी कि अधिकतर जो भी परिवार रहे हैं वो पितृसत्तात्मक रहे हैं। यानी कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक 2 तरीके के परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता की प्रधानता होती है, मातृसत्तात्मक में माता की प्रधानता होती है। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आपकी बुक्स में दिया है, बस एक शॉर्टली में बता दे रही हूँ। जैसे इसमें आ गया 6 वाला है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता में यानी कि धर्म को में सबसे ज्यादा प्रधानता, यानी कि इस धर्म को मानने वाले कहते हैं ना कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, तो इस तरह की मान्यताएं रहती है हर धर्म में। तो ये सारी चीजें रहती हैं। दूसरा है इसमें ग्राम एवं कृषि की प्रधानता, यानी गांव में निवास करना और कृषि को सबसे ज्यादा प्रधान माना गया है। सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं की बहुलता, यानी कि सामाजिक प्रथाएं, जितनी भी प्रथाएं रही हैं, कौन कौन सी प्रथाएं पूर्व में रही हैं, कौन कौन सी चल रही हैं, कौन सी समाप्त हो गई हैं, वो वाली प्रथाएं। इसमें परंपराओं पर बहुरूपता रही है। पुरुषार्थ भी 4 हैं आपके, 4 का उल्लेख किया गया है, जिसमें आप लोगों को सभी को पता हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। कर्म, पुनर्जन्म में विश्वास, यानी कि व्यक्ति क्या क्या है, यानी कि जो भी काम करता है या उसका प्रतिफल क्या है, उसका केवल सुख और दुख से प्राप्त करने पे मानता है कि अगर तुमने ये काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये जन्म मिला है, या तुमने ये काम किया था जिसकी वजह से ये फल मिला है। इसके अलावा ऋण व्यवस्था,
ऋण व्यवस्था में भी 3 ऋण दिए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यानी कि तीनों का ऋण हमारे ऊपर रहता है। इसके बाद संस्कार दिए गए हैं। संस्कार आपके जीवन से पूर्व और मृत्यु के पश्चात तक मिनिमम आपके 40 संस्कार चलते हैं। वैसे 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है उसमें। आपका जो गर्भाधान से लेके विवाह के यानी कि अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु पश्चात जो आपका होता है, यानी कि जो अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपका उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, जैसे कि उपनिवेशवाद में क्या है, किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उसे पराधीन बनाना है। साम्राज्यवादी से मतलब क्या है, साम्राज्यवादी से मतलब ये है कि जो भी देश है वो छल कपट के द्वारा, चालाकी के द्वारा या शोषण के द्वारा यानी अपनी बर्बरता के द्वारा या फिर खूनी संघर्षों के माध्यम से वो किसी देश पर अपना प्रभु यानी कि अपने राज करना उस पर और उसे अपने अधीन बना देना, यानी कि दूसरों के अधीन, यानी कि कोई भी अगर वो काम करता है तो वो दूसरों के अधीन ही रहकर काम करे। तो उपनिवेशवाद का ये अर्थ है। दूसरा है इसमें राष्ट्रवाद। एक विचारधारा है जिसके तहत किसी राष्ट्र के प्रति वफादारी, निष्ठा और समर्पण से है, यानी कि अगर कोई भी देश का व्यक्ति अपने देश के लिए वफादार है, समर्पित है उसके लिए और निष्ठा से होकर काम करता है तो वो एक राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद में क्या है कि भावना हर दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ग और समुदाय, यानी कि इस 44 चैप्टर में आपका वर्ग और समुदाय के ही 2 टॉपिक और पूछे जाते हैं और उपनिवेशवाद यानी कि ये 3 ही चीजें पूछी जाती हैं। तो वो क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग क्या है। वर्ग 2 प्रकार का है, एक पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग से मतलब ये है यानी कि जिसके पास धन है, संपदा है, जमीन जायदाद है, वो पूंजीपति वर्ग कहलाता है। श्रमिक वर्ग जो पूंजीपतियों के यहाँ पे काम करते हैं या श्रम करते हैं वो श्रमिक वर्ग कहलाता है। मैकाइवर तथा पेज के द्वारा हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का भाग होता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से क्या है भिन्न होता है, यानी कि जो भी है जो जैसे कि आपने देखा होगा वर्ग कई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग कई प्रकार के भी होते हैं, जिसमें क्या है उसकी सामाजिक एक स्टेटस होता है, उसके आधार पर लोग उनको भिन्न कर देते हैं। जैसे कि ये उच्च वर्ग है इसका या ये निम्न वर्ग है, तो क्या है ये वर्ग हम अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम वर्ग ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग को एक खुली व्यवस्था है। वर्ग एक जिसके आधार पर हम क्या है इसको ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा इसमें समुदाय। समुदाय से मतलब ये है कि एक साथ रहना, सेवा करना या फिर परस्पर मिलकर रहना समुदाय कहलाता है। समुदाय की एक डेफिनेशन मैं बता दे रही हूँ आपको। समुदाय जिसमें हम की भावना का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, यानी कि जो भी एक समुदाय होता है उसमें हम की भावना पाई जाती है और जो क्या है वो एक जगह पर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो क्या है समुदाय कहलाता है, एक समुदाय के लोग कहलाते हैं। इसके बाद है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का वर्ग और विभिन्न वर्ग और समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि कैसे उदय हुआ है इसका, कैसे और क्या प्रभाव पड़ा है, इसके आने से भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे पहला परिवर्तन है जाति प्रथा के महत्व में कमी। तो जाति प्रथा के महत्व में कमी से मतलब ये है कि अंग्रेजों के आने से क्या है जो औद्योगिकरण का आरंभ हुआ है, नगरों में तीव्रता गति बढ़ी हुई है, विकास हुआ है, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सरलता हुई है और जाति प्रथा के बंधनों में क्या है ढीलापन आ गया है, जिससे क्या है इसके अतिरिक्त जो विभिन्न जातियों की दूरियां जो बनी हुई थी वो भी कम हो गई हैं। दूसरा धर्म के प्रभाव में कमी। धर्म के प्रभाव में कमी से है यानी कि धर्म का प्रभाव घट गया है, जो ज्ञान विज्ञान और भौतिकवादी दृष्टिकोण से क्या है धर्म के विरोध हो गए, यानी कि कुरीतियां थी जो अंधविश्वास है वो उनमें कमी आई है धर्म की वजह से। इसमें तीसरा है संयुक्त परिवार का विघटन, यानी कि जो जितने भी उपनिवेशवाद की वजह से क्या है जो लोग हैं अपने नगरों को छोड़कर कारखानों की काम की तलाश में
अपने गांव या नगरों को छोड़कर दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। इसके बाद है रीति रिवाजों में परिवर्तन। पाश्चात्य संस्कृति में क्या रीति रिवाजों के विशेष प्रभावित किया, जिसमें रीति रिवाजों में वेशभूषा, खान पान, चाल चलन ये आदि सम्मिलित होते हैं। जिससे क्या है कि जो पहले टाइम पे जो कपड़े पहनते थे उसमें भी जो चेंजेस आ गए हैं, तो रीति रिवाज भी बदल गए हैं। लोगों ने अपने, जैसे आजकल के ट्रेडिशनल, जैसे कि पहले शादी के टाइम पे एक अलग ही वो होता था माहौल, आजकल क्या है, सब कुछ दिखावा हो गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि स्त्रियों को घर चार दीवारी में रहने की वो था, उनको बाध्य किया जाता था, उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाता था, ना कोई शिक्षा, ना कोई किसी भी कार्य में भागीदारी नहीं लेने दिया जाता था। तो उनकी जो स्थिति थी वो काफी दुखदायी थी। तो स्त्री को जो गतिविधियों में भाग लेने से क्या पर्दा था, पर्दा प्रथा को समाप्त किया गया और पुरुषों के समान नौकरी करने लगी, और उसमें जो क्या सर्वाधिक प्रगति होने लगी है स्त्रियों की इस दशा में। इसके अलावा शिक्षा पर प्रभाव, तो शिक्षा पर प्रभाव से अलावा ये है कि इसमें जो भी धर्म प्रधान थी, उच्च वर्ण के लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। आजकल के टाइम में क्या है, जो शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। विवाह के स्वरूप में परिवर्तन, यानी कि जो पहले के टाइम विवाह होते थे और उसके टाइम पे आजकल के विवाह में भी, यानी पहले माता पिता तय करते थे शादियों को, आजकल क्या अपने स्वयं ही विवाह कर लेते हैं। और पहले के टाइम में जो अटूट संबंध होता था विवाह का, वो आजकल देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा और भी परिवर्तन है जो समाज में देखने को मिले हैं, जैसे ललित कलाओं में परिवर्तन, सभ्यता में परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, साहित्य में परिवर्तन। ये सारे परिवर्तन हैं जो समाज में देखने को मिले हैं उपनिवेशवाद की वजह से। ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक मैंने नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।